आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपको गॉस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। जो मैंने लास्ट क्लास बताया था उसमें मेरा सॉलिड स्फीयर कैसा था, कंडक्टिंग, इसलिए उसका सारा चार्ज कहाँ था, सरफेस पे। ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसलिए इसका सारा चार्ज सरफेस पे नहीं रहेगा, इसका सारा चार्ज कहाँ रहेगा, उसके वॉल्यूम में रहेगा। बिकॉज दिस इज ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सो द होल चार्ज विल रिमेन इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बस भाई, तो ये चीज बात ध्यान में रखिएगा। सो लेट अस टेक अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R विद सेंटर O। आप देख लीजिए यहाँ, द स्फीयर इज नॉन कंडक्टिंग, hence the charge will be uniformly distributed in its volume। मैंने लिख दिया है, इसलिए सारा चार्ज जिसका सरफेस पर नहीं जाएगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहता तो सारा चार्ज कंडक्टर में सरफेस पे चला जाता, वॉल्यूम में नहीं रहता है। लेकिन यहाँ क्या नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए सारा चार्ज इसका वॉल्यूम में रहेगा। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो, तो उसका रो से सिंबल दिखाते हैं, चार्ज बाई वॉल्यूम चला जाएगा, ये आ गया 3Q/4πr का क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें भी दो केस अराइज हो सकता है, या तो पॉइंट P बाहर हो या पॉइंट P सॉलिड स्फीयर के अंदर हो। मैंने केस 1 लिया, व्हेन द पॉइंट P इज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो जो पॉइंट P ले रहे हो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R से बड़ा होगा, इसलिए मैंने लिख दिया स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। वी ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r विद सेंटर O पासिंग थ्रू द पॉइंट P। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है जिसका रेडियस स्मॉल r है, सेंटर O ही रहेगा, और जो P पॉइंट से पास कर रहा है जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, उसका छोटा सा सरफेस एरिया मैंने क्या लिया, ds है ना। इस पर एक नॉर्मल लाइन आउटवर्ड खींचेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा और फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, वो सब मैं बहुत आपको बता चुका हूँ। तो इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा वो गॉस थ्योरम से निकल जाएगा। तो क्या है, फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला E.ds इक्वल टू QE/ε0। तो देखिए एरिया वेक्टर और E दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, EDS cos 0 QE बाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा, जितना सॉलिड स्फीयर पे चार्ज है, तो वही हो जाएगा Q बाई क्या, ε0। तो E इंटू ds पर इंटीग्रेशन चला जाएगा, Q बाई कितना, ε0, और इसका सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो 4πr का स्क्वायर इंटू इक्वल टू Q बाई क्या, ε0। सो E इक्वल टू Q बाई 4πε0 r का स्क्वायर। तो आगे जब पॉइंट P आपको बाहर है तो P पॉइंट पे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के चलते जो फील्ड आ रहा है Q/4πε0 r का स्क्वायर। देखिए ऐसा कब आता था, आपको याद होगा रिजल्ट। ये देखिए सारे चार्ज को तुम सेंटर पे रख दो, देखिए यहाँ मैंने सारे चार्ज को सेंटर O पे रख दिया हूँ, और r डिस्टेंस पॉइंट P का है, ठीक है। तो इसके चलते फील्ड कितना होता है, 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। वैसा ही कुछ आ रहा है रिजल्ट, तो हम लोग यहाँ लिखे हैं, फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन से दैट द होल चार्ज इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मान लेते हैं तुम सारा चार्ज को यदि सेंटर पे यहाँ रख दो तो P पॉइंट पे कितना हो जाएगा, फिर Q/4πε0 r का स्क्वायर। वैसा ही कुछ वैल्यू आ रहा है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, when the point P is inside the solid sphere। देखिए यानी R लेस देन कैपिटल R। देखिए पॉइंट P सॉलिड स्फीयर के अंदर है, ठीक है, तो चार्ज तो यहाँ होगा, वैक्यूम में सॉरी स्फेरिकल सेल था, तो स्फेरिकल सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं होता था, इसलिए वहाँ फील्ड क्या हो जाता था, 0, जो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया है। बट दिस इज नॉट द स्फेरिकल सेल, दिस इज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सो चार्ज विल बी इन इट्स वॉल्यूम, है ना। तो P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते निकालना है, तो हम लोग वो रेडियस r है स्मॉल r, इसका रेडियस कैपिटल R है। तो इतना बड़ा जो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है जिसका रेडियस स्मॉल r है, जो सेंटर से P पॉइंट का दूरी है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो हम लोगों ने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। अब देखिए मान लेते हैं ये सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज क्या होता है, इसका वॉल्यूम है। तो इतना बड़ा गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज होगा, तो मान लेते हैं इतना बड़ा सॉलिड स्फीयर में टोटल चार्ज कितना है, देखो Q है, मैंने आपको पहले बताया। तो इतना बड़ा सॉलिड स्फीयर जो गॉसियन सरफेस तुमने ड्रॉ किया उसमें चार्ज कितना इनक्लोज होगा, तो यही है Q डैश। तो Q डैश तो भाई यहाँ मैं लिखा हूँ, वी ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r विद सेंटर O। Q डैश यानी QE चार्ज इनक्लोज बाय द स्फीयर, ठीक है। ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ये कितना चार्ज अपने अंदर इनक्लोज करेगा, Q डैश, जो QE के बराबर है। अब Q डैश या QE बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है मैं निकाल चुका हूँ, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है रो। तो ये कितना वॉल्यूम को कंटेन कर रहे हैं, 4/3 पाई r का Q। तो यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, 4/3 पाई r का Q, यानी चार्ज इनक्लोज बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस Q डैश यानी Q इक्वल टू दिस मच। फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या है फार्मूला, E डॉट ds इक्वल टू QE बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों मैं ले रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट ए वैक्यूम, यहाँ एयर नहीं है, यहाँ सॉलिड मीडियम है, मटेरियल है, इसलिए यहाँ एप्सिलॉन होता है। मीडियम के लिए एप्सिलॉन लिया जाता है, आप जानते हैं। अब देखिए जो भी छोटा सा एरिया ds ले रहा हूँ वो फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा E और इंटीग्रेशन किस पे चला जाएगा, ds पे, E ds cos क्या 0, आप Q डैश बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस Q डैश को इनक्लोज कर रहा है, तो Q डैश बाई एप्सिलॉन हो गया सब। और अब देखो इसके छोटे से एरिया ds को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r का स्क्वायर। तो ds का इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर Q डैश बाई क्या एप्सिलॉन, बिकॉज द चार्ज इनक्लोज बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विल बी Q डैश, दैट इज assumed। अब हम लिखते हैं E इक्वल टू Q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर। Q डैश का वैल्यू जो तुमने यहाँ लिखा है, देखो यहाँ Q डैश का वैल्यू यहाँ है सर, इसको आप यहाँ रख दीजिए Q डैश का वैल्यू, यू पुट हियर, सो वैल्यू विल बी लाइक दिस। इसको सब कटा उटा दोगे तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन होगा, क्योंकि r स्क्वायर है, यहाँ r क्यू है, कट जाएगा, यहाँ r बचेगा, 4 पाई कट जाएगा तो यहाँ बचेगा रो r बाई कितना 3 एप्सिलॉन। सो E इक्वल टू रो r बाई 3 एप्सिलॉन। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा r, यहाँ आ गया सर r, यानी सेंटर से E प्रोपोर्शनल टू r, यानी सेंटर से जैसे इससे दूर जाएंगे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। देख लीजिए E प्रोपोर्शनल टू r है, तो सेंटर से जैसे इससे r का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा तो E का वैल्यू बढ़ेगा। अब मैक्सिमम कहाँ होगा, इसके सरफेस पे, बात समझ में आया। तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ E प्रोपोर्शनल टू r, लेकिन r कहाँ तक बढ़ सकता है, इसके सरफेस तक, जो इसके क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो जैसे इससे r बढ़ेगा E का वैल्यू बढ़ेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो वही मैंने लिख दिया है, व्हेन r बराबर क्या r बराबर r मतलब एट सरफेस, देन E बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या है फार्मूला, रो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r के जगह r लिख दो तो r का क्यूब। देखिए चूंकि सरफेस पे अब इसके अंदर नहीं है, ये सरफेस पे निकालना चाहते हैं, तो वहाँ एयर के कांटेक्ट में आ गया, इसलिए एप्सिलॉन के जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और r के जगह फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल R, यानी कैपिटल R का स्क्वायर। सब कटा उठा दीजिएगा तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया, यानी E इक्वल टू रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सब समझ में आ गया होगा, समझ गए ना। और एक चीज मैं और बता दूं, व्हेन रो बराबर क्या है फार्मूला, इक्वेशन 1 से आप देख सकते हो। इक्वेशन 1 में दिया हुआ है 3q बाई 4 पाई r का क्यूब, तो रो बराबर 3q बाई 4 पाई r का क्यूब। सो E बराबर 3q, आप देख लीजिए यहाँ क्या है, रो के जगह वैल्यू इसका रख दो,
देख लीजिए इस इक्वेशन में रो के जगह ये 3q/4πr रख दीजिए, ठीक है, और r 3/3 r/3 रख दिए। इसको सब कटा उठा करके यही आ जाएगा E max कितना q/4πr का स्क्वायर, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसका कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या q/4πr का स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, r का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, r जैसे जैसे बढ़ेगा E का वैल्यू बढ़ते जाएगा, बिकॉज E प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ तक देखिए आएगा। अब इसके बाद इधर जाएगा तब तो ये पॉइंट P बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो देखो ये वाला केस चलेगा, ये वाला देखो केस यहाँ, ये वाला केस चलेगा। जब पॉइंट P बाहर आ जाएगा, तो जब पॉइंट P बाहर आ जाएगा तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। आप यहाँ चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्या बोलो, r का स्क्वायर। आप देख रहे हैं E प्रोपोर्शनल टू r का, E प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर कब होगा, जब पॉइंट P मेरा क्या है, बाहर है, और जब पॉइंट P अंदर है तो क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू r, और E का मैक्सिमम वैल्यू r बढ़ेगा कहाँ से कहाँ तक, इसके रेडियस तक। इसके बाद इधर बढ़ाइएगा तब तो वही वैल्यू फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा, तो वहाँ E प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा फ्रॉम दैट रिजल्ट। सो अब इसी चीज को हम लोग ग्राफ से देखना चाहते हैं। सो ग्राफ बिटवीन E एंड R, ठीक है, तो ग्राफ बिटवीन E एंड R, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के साथ क्या रिलेशन है, इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने दिखाया है। तो देखो 0 से लेकर के कैपिटल स्मॉल r E प्रोपोर्शनल टू r, ये r कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कैपिटल R तक जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू E के साथ बढ़ेगा, तो r बढ़ेगा E भी बढ़ेगा। तो देखिए ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू r है, तो E प्रोपोर्शनल टू r ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। क्यों, जब ऐसा रिलेशन आता है तो r बढ़ता है E भी बढ़ता है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन ये r का वैल्यू कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, r बराबर r तक। मैंने यहाँ बताया है r बराबर r तक ही E का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस तक बढ़ेगा। इसके बाद तो पॉइंट भी बाहर आ जाएगा, तब फिर वो कंडीशन चलेगा जो फर्स्ट केस में मैंने बताया है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्या स्क्वायर। बात समझ में आ गया होगा। तो देखो r बराबर r रहेगा, E का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है, देखिए यहाँ q/4πr का स्क्वायर, यही मैंने लिख दिया, यही मैक्सिमम वैल्यू है q/4 k, वही 1/4πr के जगह k लिख दिया, k q by क्या r का स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन r से ये r का वैल्यू रेडियस से बड़ा होगा, तो रेडियस से जैसे ही बड़ा होगा ये पॉइंट P रेडियस से बाहर जाएगा, तो फिर पॉइंट P कहाँ चला जाएगा, बाहर, तो फिर कौन सा कंडीशन होल्ड करेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1 क्या r का स्क्वायर होल्ड करेगा। देख रहे हैं ना, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, r बढ़ेगा तो E क्या होगा, घटेगा। तो देख लीजिए फिर इधर वाला ग्राफ, क्योंकि r बराबर r से इधर r का वैल्यू बड़ा होगा, होगा ना, इधर वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा तो r बढ़ेगा, E का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये सब मैं आपको 11 में भी बहुत सारा चीज बता चुका हूँ। इस तरह का ग्राफ ग्रेविटेशन में मैं जब पढ़ा रहा था तो इस तरह का ग्राफ मैं आपको बताया हूँ, r बढ़ेगा तो E का वैल्यू घटेगा, तो ये ऐसे चला जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब आता है, जब r का वैल्यू कैपिटल R से बड़ा हो, यानी इधर, और इसके इधर तो स्ट्रेट लाइन होगा। E का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, r बराबर r पे होगा, उसका वैल्यू ये होगा। देखिए मैं दिखा दिया। लेकिन फॉर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल जो मैंने लास्ट क्लास दिखाया था, तो उसका 3 कंडीशन हो सकता है। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद करो, एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, यही है, और उसके अंदर कोई पॉइंट P है, उसके अंदर, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। मैंने बताया है कि कोई भी स्फेरिकल सेल है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो गॉस थ्योरम से मैंने एप्लीकेशन में मैंने बताया था, उसके अंदर फील्ड क्या होता है, 0। कहाँ तक 0 होगा, r बराबर r तक 0 होगा। देखो r बराबर r तक इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो गया, 0। देखो इधर कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन r बराबर r पे, यानी यहाँ यदि आ जाएंगे इसके सरफेस पे, तो उस समय E का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ
वही के क्यू बाय आर का स्क्वायर, आर बराबर क्या, आर कैपिटल आर हो जाएगा। और वहां से फिर ये पॉइंट पी क्या हो जाएगा, बाहर। देखो जब इसके सरफेस पे है, जब इसके आर का वैल्यू कैपिटल आर से छोटा है, ठीक है ना, यानी पॉइंट पी होलो स्क्वायर के अंदर है, तो ई का वैल्यू 0 है। यानी इसके इधर आर बराबर आर के इधर, यानी होलो स्क्वायर के अंदर ई का वैल्यू 0, ए से मैं दिखा रहा हूं। अब इसके सरफेस पे बात कर लीजिए, r बराबर r पे, ठीक है, तो r बराबर r पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ मैंने लिख दिया इक्वल टू 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट q बाई क्या, r का स्क्वायर, वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो मैंने दिखा दिया। तो r बराबर r पे e का मैक्सिमम वैल्यू देखो कितना होगा, 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल r का स्क्वायर। लेकिन जब पॉइंट p वही बाहर चला आता है तो मैं c पे दिखा रहा हूँ, तो वो भी मैंने दिखा दिया है दो केस में। जब पॉइंट पी बाहर आ गया तो स्फेरिकल सेल के केस में क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, यानी k क्यूब बाय r स्क्वायर, यानी e प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर होगा ना, यानी r बढ़ेगा तो e का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, तो फिर ग्राफ ऐसा आएगा। यानी स्फेरिकल सेल के केस में ग्राफ ऐसा आएगा, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में ग्राफ ऐसा आएगा। और ये आपका है, मान लेते हैं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कहीं।